प्यारे बच्चों, सारंग गुरु डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं मसूद आलम। फिज़िक्स में क्लास 10th के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन में जो हम लोग न्यूमेरिकल्स किए थे कुछ, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति, और फिर कुछ और भी न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं हम आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है जो कि केवल इंग्लिश में ही है, इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। ड्रॉ द रे डायग्राम। रे डायग्राम किरण आरेख, किरण आरेख। ड्रॉ द रे डायग्राम। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉनकेव मिरर दिया गया है, उनमें अलग अलग जगहों पे वस्तु को रखा जाता है और उसका रे डायग्राम यानी किरण आरेख खींचे। हम केवल आपको याद दिलाना चाहेंगे, इससे संबंधित प्रश्न में, यानी ये प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। आप इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, इस टॉपिक से वीडियो देखेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसमें है क्या, थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। कॉनकेव मिरर में जब हम अनंत पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, जब हम अनंत और सी के बीच ऑब्जेक्ट रखते हैं, जब हम सी पे रखते हैं, जब सी और एफ के बीच रखते हैं, ये एफ है, सी और एफ के बीच रखते हैं, जब एफ पे रखते हैं, और जब एफ और पी के बीच रखते हैं। इन 6 कंडीशंस में अलग अलग जगहों पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब अलग अलग जगहों पे बनता है। इन 6 जगहों पे वस्तु को रखने पे कब कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, इसके बारे में आपको किरण आरेख खींचना है, केवल ड्रॉ करना है। और इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ हम वीडियो बना चुके हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। हम कमेंट बॉक्स में लिंक भी डाल देंगे ताकि आप आसानी से पहुँच जाएं। सेम बात है कॉन्वेक्स मिरर में, सेम काम है। दूसरा क्वेश्चन है, राइट द यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोगों को लिखना है। जैसा कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग सोलर कुकर में किए थे, हम लोग सैलून में किए थे हजामती दर्पण के रूप में। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किए थे। उसके बाद जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उनमें किए थे, ताकि लाइट को ज़्यादा एरिया में फैलाया जा सके। तो ये सारे यूजेस हैं कन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में के, बस हम लोग रिवीजन किए हैं इन सारे चीज़ों को, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरेगी। तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से गुजरती हैं। कैसे गुजरेंगी? फोकस से। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? फोकस। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा। तो उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद देखिए क्या होगा। ये उत्तल दर्पण है, यह मुख्य अक्ष है, किरण आई, टकराई और इस तरह चली गई जैसे लगे कि वो फोकस से आ रही है। क्या लगेगा? तो यहाँ भराएगा फोकस। फोकस से आती प्रतीत होती है, फोकस से होकर नहीं गुजरती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसे मालूम पड़ता है जैसे फोकस से आ रही है। ओके, नेक्स्ट। इस बार हम लोग ये हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया। अब देखते हैं इसको। अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ की होना चाहिए, है ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी सामने से मेजर करेंगे यानी निगेटिव, और उत्तल की पॉजिटिव, है ना। यानी कि यहाँ भराएगा ऋणात्मक, ऋणात्मक और यहाँ धनात्मक। ओके,
यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है कि पॉजिटिव और निगेटिव में से कोई एक फिल करना है, कहीं कहीं पे पॉजिटिव कहीं पे निगेटिव। ओके, अगला प्रश्न है, फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण से के फोकस से होती हुई आती है और दर्पण पे पड़ती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। तो हम क्या भरेंगे, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, मुख अक्ष के समांतर। उत्तल दर्पण के फोकस की ओर जाने वाली कोई प्रकाश की, ये उत्तल दर्पण है, चूंकि इसका मुख्य फोकस पीछे की ओर होता है, एक किरण ऐसी आ रही है जैसे कि मानो कि वो कहाँ जा रही हो, फोकस पे जा रही हो। तो जैसे ही ये दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद ये मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये बिल्कुल वही कैसे जो अवतल दर्पण में हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है, तो मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। सेम चीज यहाँ पढ़ा जाएगा। अगला प्रश्न, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, कहाँ जाती है। सॉरी, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, वक्रता केंद्र यहाँ है C, इससे जाने वाली प्रकाश की किरणें, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण के मुख अक्ष से जाने वाली प्रकाश की किरण जब दर्पण पे पड़ेगी तो वो लंबवत पड़ती है, और लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण हमेशा अपने पथ पर वापस आ जाती है, यानी कि ये बाउंस बैक कर जाएगी, जिधर से गई थी उधर ही से वापस आ जाएगी। उत्तल दर्पण में क्या होगा, यही घटना। मान लेते हैं C इधर है, ऐसी किरण जो लगे कि C पे जा रही है वो टकराने के बाद बाउंस बैक करेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ों का रिवीजन हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए एक क्वेश्चन आया, 7 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु एक उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है। बने हुए प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन करना, जैसे एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं तो क्वेश्चन करना, और जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। जब एग्ज़ाम में बैठे होते हैं हम तो पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी जाती है, जो सवाल किया गया है ज़्यादा घुमाना फिराना नहीं होता है। बेहतर होता है कि यदि आपको याद है तो पॉइंट टू पॉइंट जितना पूछा गया उतना लिखें, उतना ही जवाब लिखें। यदि आपको आंसर नहीं याद है, जनरली ये सोशल साइंस सब्जेक्ट में होता है कि आंसर सटीक याद नहीं है तो लंबी चौड़ी बात उससे संबंधित लिखी जाती है। वो भी एक लेखन कला है, लोग लिखते हैं जिनको अच्छी कला होती है, और लेकिन वो भी तब जब क्वेश्चन प्रॉपर याद ना हो, मतलब आंसर आपको प्रॉपर याद ना हो तब। अगर उसमें भी आपको प्रॉपरली आंसर याद है तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखना चाहिए। जो सवाल है उसी का जवाब जितने शब्दों में कहा गया है अप्रॉक्सीमेटली उतने शब्दों में जवाब देना होता है। अब दूसरी बात कि जब हम तैयारी कर रहे हों एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम में कुछ दिन बाकी है, तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो जैसे कि ये प्रश्न है हमारे सामने, और हम अभी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें एग्ज़ाम देना है महीने दिन बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब भी। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हम क्या करेंगे, इससे संबंधित जो जो चीज़ें हमारे दिमाग में आएंगी वो सारी चीज़ों को हम रिवाइज कर लेंगे। इससे क्या होगा कि एक क्वेश्चन में एक चैप्टर का एक अच्छा खासा हिस्सा रिवाइज हो जाएगा। अगर हम 10-20 क्वेश्चन करते हैं डिफरेंट टाइप्स के तो पता चलेगा कि उतना में पूरा चैप्टर मेरा रिवाइज हो गया, और ऐसा कई बार होगा तो आपका इतना अच्छा याद होगा, इतना मतलब इतनी बढ़िया तैयारी होगी कि एग्ज़ाम में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एग्ज़ाम के पहले पढ़ने का तरीका है। तो इसलिए हम जब सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन तो हम इस क्वेश्चन में किरण आरेख खींचने को नहीं कहा गया है, लेकिन जब हम समझाते हैं तो एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं।
एक किरण आरेख ऐसे ही रफली ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, आपको दिखाते हैं। वो इसलिए कि हम चाहते हैं कि बार बार आप एक ही बात सुनो और आपके माइंड में सेट हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है, बच्चों के मन में होता है कि सर बार बार एक ही बात क्यों बोल रहे हैं। ये हमारा एक तरीका है कि बार बार आपको रिवीजन करा दें, ठीक है। तो चलिए, 7 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने रखी गई है। 12 सेंटीमीटर की दूरी दी गई है, फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है। फोकस 8 है तो 2f जो है वो 16 पे होगा, है ना, और 8 पे रखी गई है वस्तु, है ना, यानी कि f और 2f के बीच रखी गई है। देखिए बहुत सारी चीज़ें तो आपने यूं ही निकाल ली। ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये सारी चीज़ें आपको ये डायग्राम से माइंड में ये डायग्राम ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है, माइंड में ड्रॉ हो जाएगा। अब हम चलेंगे न्यूमेरिकल्स करने। तो हमें दिया गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। u वस्तु की दूरी 12 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखी गई है जो हमेशा निगेटिव होगी। फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर। याद रखिएगा कन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी दाहिने यानी कि पॉजिटिव होगी और कॉनकेव लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होगी, ठीक है। अब हम लगाते 1/v - 1/u = 1/f। लेंस सूत्र, इसको क्या कहेंगे, लेंस सूत्र से 1/v - 1/u = 1/f। 1/v - 1/-12 = 1/8 प्लस हो जाएगा 1/v + 1/12 = 1/8। 1/v = 1/8 - 1/12। 1/v = 12 और 8 का एलसीएम 24, 3 - 2। 1/v = 1/24, v = 24। बच्चों चूँकि जब हम लेंस की बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें बदली सी रहेंगी। ये मिरर से थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। इसके लिए साइन कन्वेंशन का बेसिक जो रूल है वो मिरर के लिए जो बेसिक रूल है उससे एकदम सेम टू सेम मैच करता है। लेकिन अगर हम उस पर डिपेंडेंसी, जैसे कि अगर हम इस तरह याद करें कि लेफ़्ट साइड वाली सारी चीज़ें निगेटिव, राइट साइड वाली सारी चीज़ें निगेटिव, चूँकि हम आगे चल के पढ़ते हैं कि रे जिधर से आ रही हो उसको निगेटिव लेंगे, रे जिधर जा रही है उसको पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अभी उतना मत जाइए, कंफ्यूज हो जाइएगा। आपको ये याद रखना है कि लेफ़्ट साइड वाली सारी चीज़ें निगेटिव, राइट साइड वाली सारी चीज़ें पॉजिटिव, ऊपर की तरफ मेज़र की जाने वाली सारी चीज़ें पॉजिटिव और नीचे की तरफ निगेटिव। आपको ये बेसिक बात याद रखनी है। ये मिरर पे भी लागू होती है और लेंस पे भी। फिर अंतर क्या आता है, तो अंतर देखिए क्या आता है। जो इमेज, रियल इमेज किसी भी मिरर में यानी कॉनकेव मिरर में रियल इमेज हमेशा सामने बनता था, सामने मतलब लेफ्ट साइड। इस बार जो रियल इमेज बनेगा वो हमेशा राइट साइड बनेगा। यानी कि पॉजिटिव v का वैल्यू पॉजिटिव देख के हम पिछली बार ये निर्णय लेते थे मिरर में कि v जो है वो किधर बना है, मिरर के पीछे बना है, यानी कि ये वर्चुअल इमेज है, ये रियल इमेज नहीं है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। इमेज जो है वो कैसा है, इमेज इज़ रियल, क्योंकि मिरर के पीछे लेंस के पीछे बनने वाला इमेज जो होगा, यानी लेंस के दूसरी ओर बनने वाला जो इमेज होगा वो रियल होगा। इसमें रियल इमेज पॉजिटिव होगा, वहाँ रियल इमेज क्या होता था, निगेटिव होता था। इमेज का मतलब इमेज की दूरी, ये अंतर आने वाला है बस, ठीक है। और जब रियल होगा तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड, और बाकी सारी चीज़ें उसी तरह हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या निकालना है,
स्थिति प्रकृति, स्थिति कहाँ है 24 सेंटीमीटर, दूसरी तरफ लेंस के दूसरी तरफ। प्रकृति होगी रियल, इन्वर्टेड मतलब वास्तविक और उल्टा। मैग्निफिकेशन इक्वल टू वी बाई यू, मैग्निफिकेशन इक्वल टू यानी एच आई नहीं पता है हमें, HO7 है, V कितना है 24 और U कितना है -12, 2 HI इक्वल टू 7 टू जो -14। हाइट ऑफ इमेज निगेटिव है, निगेटिव हाइट ऑफ इमेज बताती है कि जो इमेज है वो उल्टा बना हुआ है। ठीक है, हाइट जो है इमेज की ऑब्जेक्ट से डबल है, ज़्यादा है। सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ देखिए 6 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु एक अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसकी क्षमता -8 डायोप्टर है। देखिए क्षमता, लेंस की क्षमता P इक्वल टू -8, P इक्वल टू होता है 1/f -8, तो F इक्वल टू हो जाएगा क्या 1/8 -1/8 मीटर। याद रखिएगा जब ये डायोप्टर में है, ठीक है, तो ये क्या होगा, F का वैल्यू जब आएगा तो क्या होगा, मीटर में हो जाएगा। अब इस मीटर को अगर हम चाहें कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 25 चौका 100, 4 दूना 8, 12.5 सेंटीमीटर निगेटिव। यहाँ देखिए फोकल लेंथ जो आया है वो निगेटिव आया है। फोकल लेंथ निगेटिव क्या बताता है, फोकल लेंथ निगेटिव ये बताता है कि जो लेंस है वो कॉनकेव है। चूँकि यहाँ पे दिया भी हुआ है कि कॉनकेव लेंस है, अगर ये नहीं भी दिया होता तो भी हम इससे पता कर लेते कि ये लेंस कौन सा यूज़ हुआ है, कॉनकेव हुआ है। 6 सेंटीमीटर हाइट है, हाइट of object HO equal to 6 centimeter always positive। distance of object वस्तु की दूरी U equal to always negative -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमने निकाल लिया -12.5 सेंटीमीटर। अब क्या बचा, U है, F है, V निकाल लेंगे 1/V, लेंस लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F, 1/V इज इक्वल टू 1/F प्लस 1/U, 1/V इज इक्वल टू 1/12.5 प्लस -1/20। अब कैलकुलेट करेंगे 1/V इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/25 प्लस माइनस आ जाएगा -1/20। LCM लेंगे, आ जाएगा 100, 1/V इक्वल टू -13/100, V इक्वल टू 100/-13। V निगेटिव का मतलब क्या होगा, V इक्वल टू -100/30। लगभग 7.7, अप्रोक्सीमेटली 7.7 निगेटिव में। V का वैल्यू निगेटिव आने का मतलब हुआ कि इमेज जो है वो मिरर के लेंस के सामने बना हुआ है, और इमेज जब लेंस के सामने बनेगा इसका मतलब हुआ कि इमेज वर्चुअल है। इमेज वर्चुअल है, जब वर्चुअल है तो कभी भी इन्वर्टेड हो ही नहीं सकता, तो जब होगा तो इरेक्ट होगा, यानी कि प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है और वस्तु से कैसा है, छोटा है। आप मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे
तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी पता चल जाएगी। बच्चों इस तरह से हम आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे अगर आपको बेसिक चीज़ पता हो। पावर निकालने के क्रम में हम एक जगह अक्सर गलती करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलत करते हैं, और एमसीक्यू में पावर निकालने के लिए आना ही आना है, हर साल क्वेश्चन आता है, तो इस बार भी तैयार रहेंगे। गलती कहाँ होती है? बस गलती ये होती है कि हम फोकल लेंथ को, फोकस दूरी को सेंटीमीटर में ही छोड़ देते हैं, जबकि ये निश्चित तौर पे आपको ध्यान रखना होगा कि पावर निकालने के लिए, लेंस का पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ जो है, फोकस दूरी जो है, वो हमेशा मीटर में ही होनी चाहिए। भूल कर भी आप सेंटीमीटर में काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। दो लेंस जब एक दूसरे में सटाकर रखा जाएगा तो क्या होगा? याद रखिए, जब दो लेंसों को एक दूसरे में सटाकर रखा जाएगा तो उन सारे के पावर्स ऐड हो जाते हैं। पावर जो होगा वो पहले लेंस का पावर प्लस दूसरे लेंस के पावर प्लस तीसरे लेंस के पावर प्लस सो ऑन। जितने भी लेंसेज एक दूसरे से सटाकर या कुछ दूरी पे रखे हुए हैं, सारे लेंस के पावर को जोड़ दिया जाएगा तो सारे लेंस का जो कंबाइन पावर, संयोजित पावर है, वो पता चल जाएगा। यहाँ पे केवल दो लेंस की बात हो रही है। दो लेंसों की संयोजन क्षमता ये है, यानी P = P1 + P2। यदि एक लेंस का फोकस 20 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिए, एक लेंस का फोकस 20 सेंटीमीटर है, यानी कि हम फोकस से उसका पावर पता कर सकते हैं। जब उसका हम पावर पता कर सकते हैं तो पता कर ले। पावर इक्वल टू होगा P1 = 1/f। अगर आप 1/20 लिखते हो तो हम जैसे बताए हैं कि अक्सर ऐसे गलती होती है, यानी कि आप फिर से वही गलती कर रहे हो। क्या हमने नहीं किया? सेंटीमीटर को मीटर में हमने नहीं कन्वर्ट किया। पहला काम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, स्पेशली कब? जब पावर की बात हो तब। आप बाकी केस में सेंटीमीटर में भी काम करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन पावर के केस में आपको मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, क्या आएगा? 1/5 आएगा। तो 1/1/5 जो आएगा 5, ठीक है। तो एक लेंस का पावर हमें पता चल गया 5, तो P = हो जाएगा 5 + P2। अच्छा, कुल पावर कितना है? 8 है, तो यहाँ 8 रख देंगे। 8 - 5 = P2। P2 = 3, यानी दूसरा जो लेंस है उसका पावर जो होगा वो 3 डायोप्टर होगा, 3 डायोप्टर होगा। अब इसकी फोकस दूरी आपको निकालनी ही हो तो इसका रेसिप्रोकल कर ले, तुरंत निकल जाएगा 1/3, ठीक है। उसको तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें, है ना। तो 1/f = P2 या f2 कर दे यहाँ पे, तो P2 = हो जाएगा 1/3 मीटर, सॉरी f2 = 1/3 × 100, 33.33 सेंटीमीटर। आपने आसानी से पावर निकाल लिया। बच्चों, ये लगभग अंतिम वीडियो चल रहा है इस चैप्टर का। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग पढ़ेंगे इसका अगला चैप्टर, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, या फिर हम क्या करेंगे कि मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस है, हम बारी बारी से केवल इस क्वेश्चन को आपके सामने ला देंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लोगे और इस क्वेश्चन को आप खुद से करोगे।
जब तक आप न्यूमेरिकल खुद से नहीं कीजिएगा, याद रखिएगा न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, आंकिक प्रश्न जो होते हैं, उनको केवल न्यूमेरिकल्स पर मत सोचिए। जब आप इस न्यूमेरिकल को बना रहे होते हैं तो पूरा चैप्टर या इससे संबंधित सारे कॉन्सेप्ट को आपको माइंड में रिवाइज करना पड़ता है। जब तक आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, केवल फॉर्मूला याद कर लेने से आपका न्यूमेरिकल एकाध बन सकता है, पूरी तरह से नहीं बनेगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सारा न्यूमेरिकल आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस जिसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं, जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनता है। कितना लंबा? 10 सेंटीमीटर स्क्रीन पर बनता है। स्क्रीन पर बनता है, इस शब्द का क्या मतलब हुआ? तो इस शब्द का मतलब हुआ कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वही स्क्रीन पे प्राप्त किया जा सकता है, वही स्क्रीन पे बन सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब जो है वो कभी भी स्क्रीन पे नहीं बन सकता है। तो यहाँ बात स्क्रीन पे बनने की है, यानी कि यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब की बात हो रही है। जो लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, क्या? स्क्रीन। जब स्क्रीन लेंस से 50 सेंटीमीटर, स्क्रीन जिसको हम पर्दा भी कहते हैं, जब पर्दा लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है इसका, और वहाँ पे इमेज बन रहा है, वहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी हो गई 50 सेंटीमीटर। यानी इसमें F दिया है। कन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है +20, ये भी हो गई +10। ठीक है, सॉरी 50 सेंटीमीटर दूरी +50। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर। ये 3 चीज़ें दी गई हैं। आप चाहें तो F और V को यूज़ करके आसानी से U निकाल सकते हैं। ठीक है, और U निकालने के बाद आप मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं, और मैग्नीफिकेशन निकालने के बाद M = V/U यूज़ करके हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। 3 चीज़ें आपको निकालने को दी गई है। हम हेल्प कर दिए इसमें कुछ आपका, बाकी काम आपको खुद से करना है। एक और क्वेश्चन दिखाते हैं आपके सामने, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कीजिएगा खुद से। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, सॉल्व हम नहीं करेंगे। उत्तल लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब इरेक्ट। देखिए यहाँ पे इरेक्ट का मतलब हुआ सीधा। सीधा प्रतिबिंब की बात जैसे ही आई, आपके दिमाग में एक बात चलनी चाहिए कि ये बात कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब की हो ही नहीं सकती। ये कौन सा प्रतिबिंब है? तो ये आभासी प्रतिबिंब होगा निश्चित तौर पर, तथा इसकी ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की 4 गुनी है। जब भी प्रतिबिंब की ऊंचाई को वस्तु की ऊंचाई से तुलना की जाती है कि कितनी गुनी है, इसका मतलब हम बात कर रहे होते हैं आवर्धन की, यानी कि जो 4 दिया हुआ है वो आवर्धन है, M = 4। ठीक है, और मैग्नीफिकेशन काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। चूँकि यहाँ पे बोला सीधा प्रतिबिंब है तो हम समझ गए कि ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, यानी कि मैग्नीफिकेशन को हमेशा हम पॉजिटिव रखेंगे। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी लेंस की उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी कि ये भी 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव रहेगी। मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए इसमें सेंटीमीटर या मीटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी निकालिए। हम M से M = होता है V/U, V/U = 4, V = 4U। यहाँ पे U और V में रिलेशन ले लिए। अब हम चाहें तो आराम से लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे और आसानी से निकाल सकते हैं जो वैल्यू पूछा जाए वो सब कुछ। इसके आगे का आपके लिए छोड़ रहे हैं।
देखिए 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक पिन कन्वर्जिंग लेंस के, अब यहाँ पे देखिए कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस शब्द यूज़ किया गया है। हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में, लेकिन उसके पैरेलल में, उसके समांतर में हम लोग एक और बात पे चर्चा कर चुके हैं कि अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस क्या होता है। तो यहाँ अभिसारी लेंस के बारे में बात की गई है, यानी कि ये बात उत्तल लेंस के बारे में हो रही है। मुख अक्ष पे रखा गया है और 40 सेंटीमीटर की दूरी पे 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ये बहुत कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है भाई? उल्टा प्रतिबिंब का मतलब हुआ कि वास्तविक प्रतिबिंब। ये क्लियर हुआ कि मैग्निफिकेशन जो होगा। अच्छा, एक और बात यहाँ है, हाँ, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का प्रतिबिंब। मैग्निफिकेशन आराम से निकाल लेंगे। m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m इक्वल टू ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर, इमेज की 1, चूँकि इमेज उल्टा बन रहा है इसलिए निगेटिव। m इक्वल टू -1/2 कहिए, चाहे 0.5 निगेटिव कहिए, एक ही बात हुआ। ये 40 सेंटीमीटर की दूरी जो है ये वस्तु की दूरी है, जिसको हम u कहेंगे। मैग्निफिकेशन और u में रिलेशन होता है m इक्वल टू v/u। यहाँ से u का वैल्यू पुट करेंगे तो v का वैल्यू भी पता चल जाएगा और हम आसानी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी हम छोड़ रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर दूर रखी सुई का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर दीवार पे 20 सेंटीमीटर बन रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ दीवार पर बन रहा है। दीवार कैसे काम कर रही है? एक पर्दे के जैसे काम कर रही है। दीवार क्या है? तो एक पर्दा है। पर्दा पे बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, यानी कि यहाँ बात किसकी हो रही है? वास्तविक प्रतिबिंब की। हम शब्दों से पहचान लेंगे, पकड़ लेंगे कि आखिर कहना क्या चाह रहा है, क्या चीज़ दी गई है। ये वस्तु की दूरी है और ये प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी तथा सुई का साइज पता करना है आपको। ठीक है, यानी कि हमें क्या क्या दिया है? u इक्वल टू 10 सेंटीमीटर माइनस में और v इक्वल टू +20 सेंटीमीटर। आसानी से हम f निकाल लेंगे और f निकाल लेंगे तो जो पूछा जा रहा है आसानी से हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो अब इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, शायद अगला चैप्टर के साथ। और जो भी डाउट रहता है कमेंट पे पूछें, हमको आंसर देंगे आपका। धन्यवाद।